ओके, ऑटोप्सी सूट के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम ऑटोप्सी प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो ऑटोप्सी प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होना चाहिए कि वेदर आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑटोप्सी से आप हासिल क्या करना चाह रहे हो, वेदर आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सन को, वेदर आपको कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करनी है, वेदर आपको टाइम सेंस डिटरमिन करनी है, या आपको पता जितने ऑब्जेक्टिव हमने किए थे उसके मुताबिक ये होता है। दूसरा ये है कि आपके पास जो ऑटोप्सी प्रोटोकॉल है वो फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो आपके पास रिटन अथॉरिटी से एक लीगल अथॉरिटी लेटर लेगा कि मैं आपके पास मैं जो है वो प्रोटोकॉल कर सकता हूँ, और साथ उसको एक रेफरेंस और रेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर देगा या हेल्थ अथॉरिटी देगी या फिर बहुत रेयर केसेस में उसको कोर्ट ऑफ लॉ ही देगा। अब जब वो ऑटोप्सी परफॉर्म करेगा तो उसको कुछ हैजर्ड्स आएंगे। ये हैजर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मैकेनिकल इंजरी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो फ्लोर है वो थोड़ा वेट होता है, स्लिपरी होता है, तो वो वहाँ से फॉल करके उसका लिम्ब का फ्रैक्चर हो सकता है। कोई आपकी नीडल प्रिक हो सकता है या कट या बर्न हो सकते हैं किसी हॉट इंस्ट्रूमेंट से या बॉइलिंग इंस्ट्रूमेंट से या शार्प इंस्ट्रूमेंट से। फिर बैक मसल स्पेन हो सकता है अगर वो खुद पतला सा उसने बहुत ही हैवी बॉडी जो है वो लिफ्ट कर लिया। दूसरा आई कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है अगर उसकी जो है वो डस्ट ऑफ द बोन जो है उसके आगे चली गई है। अब बायोलॉजिकल में क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल कब हो सकता है? अगर आपके जो डेड बॉडी है वो सेप्टिसीमिक या पाइमिक है, प्यूरिलेंट फ्लूइड इन द कैविटीज है या एब्सेंस फ्रॉम द ऑर्गन विजरा है। सेप्टिस क्या स्पेसिफिक इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें आप लैट नमूना कह सकते हो ताकि लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड या टाइफाइड स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुए हैं। या वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस, एड्स या फंगल है। केमिकल के अंदर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में आपके पास आयोडीन, फिनोल, जो डिटॉल होता है, फिक्सेटर्स में फॉर्मलिन है। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल बर्स्ट हो सकता है जो कि फॉल की एपरेटस की वजह से, और आपके पास मेटालिक ऑटोप्सी टेबल की वजह से क्योंकि वो भी मेटालिक होता है, और वेट लोड की वजह से आपके रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम दी थेरेप्यूटिक आइसोटोप हो सकते हैं। अब जो फोरेंसिक ऑटोप्सी का प्रोसीजर होता है आपको पता चाहिए कि ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इसमें आपको नीटनेस चाहिए, प्रिसिजन चाहिए। आपको जो डेकोरम होता है वो डेथ बॉडी को एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो आपने उसको हैंडल करना है। और वो डेकोरम भी इस तरह का होता है कि वो डेड बॉडी के लिए डीप रिस्पेक्टफुल से होता है। दूसरा, अनट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर बिल्कुल भी इसके लिए नहीं होना चाहिए। हमने रिक्वायरमेंट में पढ़ा हुआ है कि आपके पास एक ट्रेन मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हमने ऑटोप्सी की देख ली थी। अब हम आ जाते हैं आपके पास जिसके स्टेप्स होते हैं। एक आता है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और सर्टिफिकेशन होती हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी वो होती हैं आपके पास फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव होती हैं, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेशन होती हैं। ये इसके आपके डिफरेंट प्रोसीजर है। इसको जो है ना वो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं प्री एम्बल है, बॉडी है, पोस्ट एम्बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री एम्बल में आपका इंट्रोडक्टरी रहता होता है, और उसके बाद यहाँ पे बॉडी आती है टॉप्सी रिपोर्ट की, और फिर उसके यहाँ पे पोस्ट एम्बल है जिसमें ओपिनियन और आपके सारे फाइंडिंग्स वगैरह आती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की थी कि जो है वो आपके यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, और यहाँ पे फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले आ जाएगा प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़। तो प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूड द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉप्स अराइवल इन द ऑटोप्सी सेंटर, ट्रांसफर ऑफ द कॉप्स टू द ऑटोप्सी रूम एंड कॉप्स पर्सन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें तीन चीज़ आती है प्री एग्जामिनेशन में। आपकी रिकॉर्डिंग आती है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आता है, और फिर उसके बाद एंड पे आती है आपकी उसकी आइडेंटिफिकेशन। रिकॉर्डिंग में ये है कि आपने रिकॉर्ड ऑफ द डाटा एंड द टाइम ऑफ द कॉप्स अराइवल इन दी बाय द ऑथराइज मोटेशन। जो ऑथराइज मोटेशन होगा वो अपने जनरल रजिस्टर में क्या करेगा, उसके पास दो रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर में वो एंट्री करेगा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं एंट्री करेगा आपके पास उसकी जो उसके पास ऑथराइज मोटेशन जो है वो एंट्री करेगा। दो तरह के रजिस्टर होता है, जनरल रजिस्टर और ऑटोप्सी रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में आपके पास जनरल रजिस्टर और ऑटोप्सी रजिस्टर दोनों में उसमें वो बायोडाटा ऑफ द रिसीट डाल देगा, लेकिन डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीट यहाँ पे इसमें डालेगा डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीट ऑफ द कॉर्प्स, उसके बाद नेम, नंबर एंड पुलिस स्टेशन ऑफ द एस्कॉर्टिंग कांस्टेबल, एंड डेट एंड टाइम ऑफ द रिटर्न ऑफ द कॉर्प्स डालेगा। ये चार चीज़ें होंगी रजिस्टर में। जबकि ऑटोप्सी रजिस्टर में आपके पास डालेगा बायोडाटा ऑफ द रिसीट डालेगा, इसके अलावा ईयरली ऑटोप्सी नंबर जो कि उसको एलोकेट हुआ है, डेट एंड टाइम ऑफ ऑटोप्सी, ये दोनों चीज़ें तो उसने डाल दी जो आपके पास ऑथराइज्ड मोटेशन है। लेकिन जो बाकी तीन चीज़ें हैं वो फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर ही डालेगा, जिसमें नेम एंड नंबर ऑफ द स्पेसिमेन जो कि कलेक्ट किए गए हैं डिसीज से, फिर आपकी डेट एंड टाइम ऑफ द डिस्पैच ऑफ द स्पेसिमेन और वो लेबोरेटरी जहाँ पे उसको सेंड किए गए हैं, और उसके बाद प्रोविजनल या फाइनल कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ द जो कि स्टैटिस्टिकल डाटा में ऐड किए जाएंगे। फिर जो ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर जो है जो मोटोरी फ्रीजर से उसको हम ऑटोप्सी टेबल में ट्रांसफर होती है वो फर्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज होती है। उसमें पहले उसका एक टांग रखते हैं और फिर उसकी एक लिम रखते हैं, फिर उसको पूरे को रोल करते हैं उसके ऊपर और बड़ी जेंटली से रोल करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बॉडी को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पर्सन आइडेंटिफिकेशन। तो पर्सन आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपके पास उसके दो रिलेटिव्स आते हैं और एक पुलिस कांस्टेबल होता है, वो करता है। आपने उसमें जो है वो पुलिस कांस्टेबल का बेल्ट नंबर, उसके नेम और आपने दो रिलेटिव का नेम और उसके रिलेशन भी नोट करने होते हैं। फिर आ जाते हैं जिसको हम यहाँ पे कहते हैं जो बॉडी आती है या फिर उसको ऑटोप्सी प्रॉपर कहते हैं, विच इज दी फोरेंसिक ऑटोप्सी इंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। इसमें 6 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ एंड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्लोथ, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी सर्फेस एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, स्क्रूटनी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड देन कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड क्लोजर ऑफ द बॉडी एंड रिजॉल्विंग ऑफ द बॉडी। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ द एविडेंस फ्रॉम द क्लोथ। इसमें हमें 3 चीज़ें का ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि हम क्लोथ की बॉडी के ऊपर पे करते हैं, देन रिमूवल ऑफ द क्लोथ, देन एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोथ जो कि हम उसको रिमूव करने के बाद अच्छे से उसकी स्क्रूटनी को चेक करते हैं।
और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने रखना है कि इट शुड बी डन केयरफुली अवॉइडिंग दी इंटरफेरेंस और एक्सटेंशन इन एग्जिस्टिंग कट्स, परफोरेशन और टीयर्स एंड ऑल्सो पॉसिबल लॉस ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल इन देम, ठीक है। कि आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कट्स हैं उसमें एग्जिस्टिंग कट्स हैं या फिर टीयर्स हैं या आपके पास एब्सेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, तो उसमें या तो कोई इंटरफेरेंस ना हो या फिर उसकी कोई एक्सटेंशन ना हो। सेकेंडली आपने रखना है कि अगर बॉडी जो है वो आपकी उसमें राइगर मॉर्टिस की कनेक्शन हो चुकी है और अगर हम क्लोज रिमूव करेंगे तो हमारे जो एविडेंस है उनका रिमूव होने का खतरा है, उसकी इंटरफेरेंस का खतरा है, तो हम जो है वो उसके क्लोज को काट लेंगे। लेकिन हमने ये चीज़ मेंशन करनी है अपने ऑटोप्सी सर्टिफिकेट में कि ये चीज़ हुई थी हमारे साथ, तो इसकी वजह से हमने क्लोथ को काटा है, ठीक है, हमने मेंशन करना है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, हमने कहा था कि आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमने क्लोथ से कोई एविडेंशियल मटेरियल निकालना है। तो उसमें यहाँ पे 3 चीज़ें आपने मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप उसके चेक करते हो कि आपके पास क्लोथ का स्टेटस क्या है, वो डर्टी है, वो क्लीन है, उसमें कोई डिस्टर्ब है यानी कि लूजन हुई है उसका जिपर, या फिर वो जो है वो आपका टॉन है या उसमें कोई बुलेट होल है। और बुलेट होल जो होता है उसमें आप इंसर्कल करते हो विद द परमानेंट मार्कर फॉर एन इंडिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द कोर्ट, ठीक है। सो हमने कहा था कि विच शुड बी इंसर्कल एंड साइन विद द परमानेंट मार्कर फॉर द इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द कोर्ट। दूसरा में यहाँ पे होता है कि इफ द क्लोथ्स आर स्टेन, अगर कपड़े स्टेन होते हैं, जिसमें हमने कहा कि आपके पास ब्लड के साथ, सीमेंट के साथ या वॉमिट के साथ, अगर आपके पास कपड़े स्टेन है विद द ब्लड और सीमेंट और वॉमिट, दे शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि ब्लड में आप ब्लड का स्टेन कब हो सकता है, अगर आपके पास होमिसाइड है, सुसाइड केस है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वॉमिट हो सकती है पॉइजनिंग या डिजीज के केस में, फिर सीमेंट हो सकता है सेक्सुअल ऑफेंस के केस में, पर्सपिरेशन हो सकती है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के केस में, और मड हो सकता है ड्राउनिंग के केस में। फिर आपके फॉरेन मटेरियल, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल आपको मिला है, पाउडर ग्लास है या चॉप्ड हेयर है, तो वो भी आपको कलेक्ट करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और फिर आ जाएगा स्मेल, अगर फॉर एग्जांपल केरोसिन की स्मेल आई तो हो सकता है उसने एलिस सुसाइड की हो, सुसाइड का खतरा हो सकता है, मतलब उसने की हो सकती है, और उसमें होमिसाइड भी हो सकता है। और अगर उसके आपकी पंजन स्मेल आई तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की जो है ना वो आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी सर्विस करनी है। बॉडी सर्विस में हमें रखना है कि आपने नेकेड से चेक करना है, आपने मैग्नेटिक ग्लास से चेक करना है और आपने पाल्पेशन करनी है। तो आपने जो इंस्पेक्शन करनी होती है उसमें यू हैव टू इंस्पेक्ट फॉर दी, यू हैव टू लोकेट द एविडेंशियल मटीरियल, ठीक है, लोकेट दी मटीरियल हैविंग एविडेंशियल वैल्यू ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी। फिर आपने एबनॉर्मलिटी चेक करनी है कि इन द स्किन कलर में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है कि किसी डिजीज की वजह से चेंज हुआ है या पोस्टमार्टम फिनोमेना की वजह से चेंज हुआ है। फिर आपने प्रेजेंस ऑफ इंजरीज को चेक करना है, और आपने लोकेशन भी, आपने अगर हाइपोथेसिस चेक करनी है बैक पे तो आप उसको पुल करोगे बॉडी को, उसको पीछे से भी चेक करोगे। और बॉडी सर्विस फ्रंट बैक एंड बोथ लैटरल जो है इंक्लूडिंग दी ओरल, ऑरिकुलर, नेजल, ओकुलर और वल्वल, जितने भी क्लेफ्स हैं और जितने भी ओपनिंग उनको अपने अच्छे से चेक करना है। जो क्लेफ्स है उसको लैटरल डायरेक्शन से चेक करोगे, जो आपकी ओरल और आपकी वल्वल ओपनिंग है तो उसको हम एब्डक्ट करेंगे, लेग्स को सुपाइन प्रोन पोजीशन में उसको चेक करेंगे। अब जो आपकी एक्सटर्नल इंजरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल इंजरीज उनके जो पैरामीटर्स है, जैसे उसकी शेप है, साइज है, साइट है और नंबर और रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमने चेक करना है। दूसरा, अटेंशन हैव टू बी पेड टू दी डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ द सोकिंग ऑफ द क्लोथ्स, के ब्लड जो है वो कितने खून से भरे हुए हैं, और साथ आपके पास उन ब्लड के ऊपर नाइफ कट कहाँ पे और बुलेट आपके पास बुलेट होल कहाँ पे और उसके रिलेशन में आपकी बॉडी के ऊपर कहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए। फिर हमने बॉडी की पैल्पेशन करनी है किसी लम्प के लिए, लम्प तो नहीं आपके पास कहीं पे, कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है, कोई बुलेट तो नहीं पड़ी हुई, बुलेट आपने लम्प का चेक करना है, लम्प की साइज, उसकी कंसिस्टेंसी और उसका फिक्सेशन विद द स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई बुलेट मिस होगी तो आपने वो चेक करनी है। हमारा उस पूरे आपके पास एग्जामिनेशन से जो हम स्किन से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हमने चेक करना है फिजिकल स्टेज, हाइपोस्टेसिस को, रिगर मोर्टिस को, पुट्रिफैक्शन को, मैकेनिकल इंजरी को चेक करना, और स्पेशल एविडेंस जो फोरेंसिक इंपॉर्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैटाबैरिक स्पैज़म है, हेजिटेशन वुंड और डिफेंस वुंड्स है, हेजिटेशन कार्ड्स और डिफेंस वुंड है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, यूजुअली क्रेनियम को, थोरैक्स को और आपकी जो एब्डोमेन है उसको ओपन किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है। तो उसमें वो कहते हैं कि in 2 stages depending upon the types of the case as to be the cavity is to be opened first, and generally abdomen and thorax are open together, ठीक है। the body is placed supine with the wooden block हम नीचे रखते हैं ताकि वो एक्सटेंड हो जाए। आपके पास 3 तरह के एक्सटेंशन किए जाते हैं, स्ट्रेट इंसिजन, मॉडिफाइड, आपके पास स्ट्रेट इंसिजन होती है, वाई शेप इंसिजन होता है, मॉडिफाइड आके और बाई शेप इंसिजन होता है। स्ट्रेट इंसिजन में क्या करते हैं कि आप चिन से लेके ना प्यूबिक सिम्फिसिस तक आप उसकी एक्सटेंड इंसिजन करते हो, अम्बलाइकस वाले एरिया को आप इन्वॉल्व नहीं करते। अब उसके बाद बाई शेप में होता है कि आपके पास जो आपकी ईयर है उसकी बेस के फ्रंट से आप स्टार्ट करते हो और उसको लेके आते हो दोनों सुप्रास्टर्नल नॉच पे, और उसको यहाँ पे लेके आके यहाँ से हम लेके आते हो नीचे, उसका स्ट्रेट इंसिजन का कोर्स फॉलो होता है। बस यहाँ पे आप ये करते हो कि यहाँ पे नेक के स्ट्रक्चर बेटर एक्सपोज होते हैं। एक मॉडिफाइड बाई शेप इंसिजन होता है, उसको यहाँ पे एक्रोमियन एंड क्लेविकल से लेके उसको हम अबव और बिलो दी ब्रेस्ट जो है ना वो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसको हम इन अ कर्व एक्सटेंड करते हैं, अबव और बिलो द निपल, इन अ कर्व वे एक्सटेंड करते हैं, अबव और बिलो द निपल उसको हम एक्सटेंड करते हैं। एंड बिलो इसको हम करते हैं कि बिलो द सीवर प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द रिसीवर इज मेल और फीमेल। और दूसरा ने यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके पास उसको हम जीवर प्रोसेस ऑफ स्टर्नम के अबव और बिलो लेके आते हैं। और इस पॉइंट से आगे जो आपके पास स्ट्रेट इंसिजन फॉलो की जाती है। बस यहाँ पे ये कि आपने एक्सिला को इंसाइज नहीं करना है ताकि लीकेज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब चेस्ट कैविटी को ओपन करना तो सबसे पहले मैंने कहा था कि स्किन आफ्टर डिफ्लेक्टिंग द स्किन अलॉन्ग विद द मसल फ्रॉम द चेस्ट केज, कटिंग ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस जस्ट मिडल टू द कोस्टोकॉर्नल जंक्शन विल ओपन द चेस्ट कैविटी, ठीक है। आपने स्किन को रिमूव करना है, फिर आपने कोस्टल कार्टिलेज को कट करना है। अब यहाँ पे हैवी कार्टिलेज हम नहीं यूज़ करते हैं कोस्टल कार्टिलेज को कोस्टोकॉर्नल जंक्शन पे कट करने के लिए, और उसको हमने पैरेलल रखना है सरफेस से और प्रिवेंट करना है कि आपके पास जो है ना वो प्लूरल कैविटी में एंटर कर जाए और लंग को पक्चर ना कर जाए। और आपके पास जो है वो कार्टिलेज ऑसिफाई हो गई है, क्या सफाई हो गई तो हमने रिप शेयर यूज़ करना है। इससे आगे पे जो है ना ऑब्वियसली आपकी जो कैविटी एक्सपोज हो जाएगी, साथ हमने सुपर इन्वेस्टमेंट जो कैविटी एक्सपोज होगी इसमें सुपर मेरिस्टेम होगा, हार्ड होगा, प्लूरल कैविटी होगी। यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे चेक करना है कि न्यूमोथोरैक्स है कि नहीं है। आपने जब स्किन को रिफ्लेक्ट किया, मसल को रिफ्लेक्ट किया, फिर आपने जो है उसकी चेस्ट कैविटी की साइड में एक पॉकेट बनाई और उस पॉकेट के अंदर आपने पानी डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे कि एक इंटरकोस्टल स्पेस में हम यहाँ पे स्कैल्पल से जो है ना वो हम यहाँ पे जो है उसको एक होल्ड करेंगे। वी विल स्टैब इट विद द स्कैल्पल, ताकि जो और उसको हम बिलो द लेवल ऑफ वाटर करेंगे और फिर ताकि जो अगर एयर बबल्स है इस कैविटी में तो वहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर रखेंगे, अगर आपके पास उसमें ऑब्वियसली बबल्स आ जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास करते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी को करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रूटनी ऑफ द इंटरनल कॉन्टेंट्स ऑफ द कैविटीज। इसमें अगर 3 ही कैविटीज हैं, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। सबसे पहले हम यहाँ पे पेरिकार्डल कैविटी की बात करते हैं कि जो प्लूरल कैविटीज में सिंपल आपने यहाँ पे एडिशन को चेक करना है, फ्लोर को चेक करना है, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन है तो यहाँ पे आपको पता है कि एडिशन हमने कहा ना कि इफ देयर आर एडिशन दे शुड नॉट बी ब्रोकन, रादर जो पैराइटल लेयर होती है ऑफ द प्लूरल वो एलिवेट होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग इंटरकोस्टल और जो रिब्स है एंड टेकन एंड इफ द एडिशन आर ब्रोकन, अगर एडिशन ब्रोकन है तो हम एडजेसेंट जो है वो पूरा हमने कहा था कि एडजेसेंट लंग टिश्यू इज फ्रीक्वेंटली टॉर्न। फिर हम पेरिकार्डल कैविटी, पेरिकार्डल कैविटी शुड बी ओपन केयरफुली एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड द कंडक्शन ऑफ द सर्फेस, तो आपने जो है उसको केयरफुली ओपन करना है, वहाँ भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कंडक्शन ऑफ द सर्फेसेस और आपने जो है वो एडिशन को चेक करना है। अगर हीमोपेरिकार्डियम में तो आपने चेक करना है कि आपके पास रप्चर कहाँ से हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हुआ है, इंट्रापेरिकार्डल आयोटा की वजह से नहीं है। 500 ml तक ब्लड हो सकता है और आपने रखना है कि अगर आपने ये हेमरेज हुआ है तो आपने हीमोपेरिकार्डियम है तो आपने ये चेक करने के लिए आपने पहले ये चेक करना है कि आपके पास सोर्स ऑफ ब्लड लॉस्ट है वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ द हेमरेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द हार्ट इज रिमूव्ड, अदरवाइज द सोर्स ऑफ द हेमरेज विल बी लॉस्ट, ठीक है। आपके पास हेमरेज कहाँ से है वो आपने हार्ट को रिमूव करने से पहले वहाँ पे चेक करना है कि कहाँ से है। फिर आपको पता है कि एक्सर्वेशन पेरिकार्डल सेकेंडरी, इसको भी हम यहाँ पे उसको वाटर से फिल करते हैं और इसी तरह से हम यहाँ पे इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड सिलेंडर रखते हैं ओवर द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द स्कैल्पल पंक्चर द हार्ट टू एनेबल द गैस विद इन द वेंट्रिकल टू रिप्लेस इनटू द सिलेंडर। उसी तरह से हमने चेक करना है। फिर अब यहाँ पे हम आ जाएंगे प्लूरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो सबसे पहले आपने बाकी सारी चीज़ों को खोलने से पहले आपने पल्मोनरी आर्टरी को चेक करना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एम्बोलाई को कैसे डिफरेंशिएट करना है और आपके पास जो पोस्टमार्टम ब्लड की स्टेगनेंसी की वजह से जो थ्रोम्बा बना उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। एम्बोलाई जो होता है वो आपके पास रिजिड होता है, उसमें जो है वो अपने ऊपर जो है वो फोल्ड हुआ होता है, उसमें ट्रांसवर्जल रिजेस होती हैं और साथ इट इज कॉल्ड अपॉन इटसेल्फ जनरली द साइज ऑफ द फेमरल वेन होती है। लेकिन जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं ना, जो आपके पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं विच फॉर्म, ठीक है, हमने कहा था द पोस्टमार्टम क्लॉट्स विच फॉर्म आफ्टर द डेथ इन द स्टेगनल ब्लड आर स्मूथ शाइनी एंड सॉफ्ट, एंड यहाँ पे हमने कहा था कि जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं वो स्मूथ होता है, शाइनी होते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट होते हैं, साथ वो पर्पल या येलो कलर के होते हैं, मैंने येलो इन कलर तो उसको यहाँ पे चिकन फैट क्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे थ्रोम्बा है तो आप चेक करो कि आपके पास जो है ना अगर थ्रोम्बा है ना, अगर एम्बोला है तो आप यहाँ पे उसमें उसके जो है वो हम उसके जो काफ के मसल्स हैं उनको काटेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे वेन को इंसाइज करेंगे और वेन को इंसाइज करके यहाँ पे पॉपिंग सॉसेस की तरह कोई ब्लड निकले, उसका मतलब क्या है वो आपके पास क्लॉट है। अगर आपके पास हमने कहा ना कि आपके पास वो पॉपिंग नहीं होती तो वो आपके पास यहाँ पे आपको जो पोस्ट मॉर्टम क्लॉट होता है वो अदरवाइज वो थ्रोम्बा है, वो अगर पॉपिंग नहीं होती तो फिर वो आपके पास पोस्ट मॉर्टम क्लॉट है जो कि ग्रेविटी की वजह से बेंड नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की है कि आपकी जो पेट्रोलियम कैविटी आती है, पेट्रोलियम कैविटी में रखना है कि उसमें आपने अमाउंट ऑफ फ्लूइड चेक करना है, सर्फेसेस की कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है और आपने एडिशन चेक करनी है और इसमें यहाँ पे फोकल एजेंट चेक करना होता है। और अगर आपके पास यहाँ पे सीरियस कैविटी फ्लूइड है तो आपने 50 क्यूबिक सीसी आपने इसको कलेक्ट करना होता है और उसमें आप जो है ना वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैरेक्टर होते हैं। अब जो ये तो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑर्गन्स को 2 तरीके से एग्जामिन करना होता है, ऑर्गन बाय ऑर्गन और इवेल्युएशन मेथड। ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड ज़्यादा अच्छा, तो इसमें यहाँ पे ये होता है कि नो ऑर्गन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी अंटिल एंड अनलेस द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर हैव बीन एग्जामिन्ड और डिसेक्टेड, ठीक है। जिसमें आगे बस फॉर एग्जाम्पल कहना है कि नो ऑर्गन इज टू बी सेपरेट फ्रॉम अ connecting structure until the intervening tissue has been dissected and examined. No organ is to be separated from the connecting structure until the intervening tissue has been dissected or examined. जैसे किडनी है तो इसमें जब तक आप वेन्स को या फिर रीनल आर्टरी को और ऑस्टियो को यूरेटर को नहीं चेक करोगे, एग्जामिन नहीं करोगे, आप किडनी को रिमूव नहीं कर सकोगे। जब तक लिवर के केस में आप एम्पुला बेटर को बाइल डक्ट को गॉल बेटर को नहीं एग्जामिन करोगे, आप नहीं रिमूव कर सकोगे। इंटेस्टाइन के केस में जब तक आपने मेसेंटेरिक आर्टरीज और वेन्स को नहीं एग्जामिन किया आप नहीं इसको रिमूव करोगे। दूसरा जो प्राइमरी इंसिजन होती है वो इस तरह से की जाती है, हमें रखना है कि आपके पास हर ऑर्गन में जो है वो इस तरह से होती है ताकि कि लार्ज पॉसिबल सर्फेस आपके पास जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्फेस है वो एक्सपोज हो। दूसरा ओपन, हमने कहा था कि ओपन स्ट्रक्चर्स आपको नजर आए जो कि हमने कहा कि ओपन द स्ट्रक्चर्स एंड दैट एंटर थ्रू द हाइलम, ओपन द स्ट्रक्चर दैट एंटर थ्रू द हाइलम, ठीक है, ओपन द स्ट्रक्चर्स दैट एंटर थ्रू द हाइलम एंड देन मेक विजिबल डक्टल एंड आपके जो डक्टल और वेस्कुलर सिस्टम विजिबल हो। दूसरा आपकी जो ओरिएंटेशन है और आपके पास जो इसके एंगल्स हैं वो आपके पास ऑर्गन के वो प्रिजर्व हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी इंसिजन है वो उसके पैरेलल होती हैं। फिर आपने रखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जब ऑर्गन को कट करना तो हो सकता है ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, उसका वेट थोड़ा कम हो जाए, तो आपने उसको पहले ही वे करना है, अच्छे से वे करना है, क्योंकि आपका 20% जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है। उसके बाद उससे हमने रखना है कि अपने ग्रेटेस्ट लेंथ और ग्रेटेस्ट ब्रेथ को रिकॉर्ड करना होता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी, जैसे वल्वर रिंग्स का सर्कमफेरेंस रिकॉर्ड करना होता है, हार्ट की बॉस की थिकनेस रिकॉर्ड करनी होती है और साथ आपने किडनी की भी इंटायर सब्सटेंस थिकनेस रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। वैसे आपको साइज का जो है ऑर्गन्स और शेप और कलर कंसिस्टेंसी जनरल डिस्क्रिप्शन और कैप्सूल वगैरह को जो है वो उसको हमने करना होता है। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर आपके पास फोरेंसिक ऑटोप्सी सर्टिफिकेट है। अब जो फोरेंसिक ऑटोप्सी सर्टिफिकेट है इसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना आपके पास रखने कि आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा इसमें आपने सिंपल और अवॉइडिंग टेक्निकल टर्म आपने अवॉइड करनी है, सिंपल लैंग्वेज रखना है, क्योंकि आप इसको लॉयर्स और जजेस को इनके सामने आपने बताना है, तो आपने कोई ऐसी टर्म नहीं उसमें जो उनको मेडिकल टर्म्स आती नहीं, आप मेडिकल टर्म के सामने यूज़ करो। इसके 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में इट विल कंटेन द डिसीज्ड बायोडाटा, उसका नेम, उसका नंबर और साथ पुलिस स्टेशन ऑफ द स्पॉटिंग कांस्टेबल एंड द नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ द 2 पर्सन ऑफ द वेरीफाइंग इज आइडेंटिटी। साथ में लगता है कि अगर आपके पास कोई नेम 2 नहीं है, 2 लोग हैं, तो आप उसका जो
जो पर्सनल आइडेंटिटी से मॉर्फोलॉजिकल डाटा है वो उसमें मेंशन करोगे। सेकंड पोर्शन में अपना रखना कि सारी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइंडिंग इन रिस्पेक्ट टू द ट्रॉमा इंटॉक्सिकेशन जो कि इलिसिट हुए ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, सारी हिस्टोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आएगी। एंड ऑफ द कलेक्शन जहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे रिसीव्ड डिस्पैचेस वो सारे आएंगे इस सेकंड पोर्शन में। और थर्ड पोर्शन में जो हमने सेकंड पोर्शन में सारे आपके पास हमने सारे जो फैक्ट्स और आपके पास दिए हैं उसके बेस पे एक्सक्लूसिवली ऑन द एडिसेटेड मेडिकल फैक्ट्स के बेस पे हमें एक कंक्लूजन देगा, ओपिनियन देंगे जो कि हमें कॉज ऑफ मैनर ऑफ डेथ के बारे में बताएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो सारी पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन कर लिया है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर लिया, लेकिन द कॉज ऑफ डेथ इज नॉट टू बी अराइव्ड एट, दैट इज नोन एज अननोन अटॉप्सी, अनडिटर्मिन्ड अटॉप्सी और नेगेटिव अटॉप्सी या अनरिपोर्टिंग अटॉप्सी या ऑब्स्क्यूर अटॉप्सी को कहते हैं। इसकी फॉलोइंग कॉज हो सकते हैं ना, ऑटोप्सी विदाउट एडिक्वेट हिस्ट्री हो सकती है, उसमें आपके पास पेव है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपको हिस्ट्री नहीं मिल सकती, इसमें न्यूमोथोरैक्स है, आपके पास एनाफिलेक्टिक शॉक है, वेगल एनिमेशन है, एपिलेप्सी है। फिर अगर आपके पास जो मेडिकल ट्रेनिंग है उसकी लाख हो, ठीक है, अब याद रखो मेडिकल ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, सीआईडी में होती है, तो आप सीआईडी ने मानो याद रखो। कोरोनरी स्पैज़म, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डिस्टल कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन। फिर आपके पास अगर आपने जो एग्जामिनेशन उसमें आपने वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, इस पर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो सकती है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाएगा जो है वो साइड से यहाँ पे आप देखते हो कि स्पाइडर या स्नेक या पॉइजनस बाइट हो सकता है, आपका जो है वो आई से इंट्राकार्डिक इंजेक्शन हो सकता है, ड्रग एडिक्शन हो सकती है, और साथ यहाँ पे जो है वो ई से इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है। आई से फिर आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी होता है ना, ए बी सी डी याद रखो, ए बी सी डी। यहाँ पे बाकी तीन चीज़ें वही वाली हैं जो आपकी लैक ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग में होती हैं। एयर एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स, कोरोनरी स्पैज़म और डिस्टल कोरोनरी आर्टरी लेबोरेटरी में टॉक्सिकोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल हो सकता है। इसमें अगर ऑब्वियसली फॉल्टी रिजल्ट्स आ गए तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा या डिजीज़ कौन सा होती है, जो कि इनसिग्निफिकेंट ट्रॉमा या डिजीज़ जिसकी तरफ खाली उसमें कंकशन है, फैट और एयर एम्बोलिज्म है, साथ जो है वो आपका डेलिरियम ट्रेमेंस है, और साथ पोलियोरोजा है, पैथोलॉजी ऑफ द एसे या एवी नोट है या बंडल ऑफ हिस है, साथ यहाँ पे मायोकार्डिटिस है। इसके अलावा जो ट्रॉमा कंसील साइड पे होता है, फायर आर्म इंजरीज अगर आपके नोज में हो जाए, पैरेट में हो जाए, ईयर में हो जाए, कौन आ जाता है कि नोज पे घुसे और देखेगा, इसलिए एथलॉटिकल या फिर जहाँ पे एथलो ऑक्सीपिटल एथलांटियल जॉइंट डिसलोकेशन विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी।